दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की सियासत इस मुहाने पर पहुंच जाएगी ठीक लोकसभा चुनाव के बाद। ऐसा न सत्ताधारी बीजेपी ने सोचा था और कांग्रेस ने भी कतई नहीं सोचा था। लेकिन जिस अंदाज में बद्रीनाथ मंगलोर का उपचुनाव हुआ और अब वो चुनाव खत्म होते होते केदारनाथ के उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं और चुनाव की तारीखों से पहले ही दोनों पार्टियों के कैंप में जबरदस्त टिकट को लेकर द्वंद्व चल रहा है। आशा नोटियाल, ऐश्वर्या रावत, कुलदीप रावत से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार बीजेपी कैंप में हल्ला मचा रहे, टिकट के लिए दावेदारी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी मनोज रावत से लेकर हरक सिंह रावत से लेकर कुंवर सजवान से लेकर कई खिलाड़ी मैदान में उतरने को आमादा हैं। बेहद दिलचस्प हो चुकी है उत्तराखंड की सियासत। आखिर होने क्या जा रहा है? दोस्तों नमस्कार। जनोडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में केदारनाथ की सियासी तस्वीर को आप देखते हैं तो आप पाएंगे उत्तराखंड में शायद ही कोई दूसरी ऐसी विधानसभा सीट हो जहां नारी शक्ति का, महिलाओं का इस तरह का जबरदस्त प्रतिनिधित्व का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। हल्द्वानी से जरूर स्वर्गीय इंदिरा हृदय चुनावी लड़ाई लड़ती रही और एक मजबूत नेता के तौर पर प्रदेश पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन केदारनाथ वो ऐसी सीट है जहां से राज्य बनने के बाद से लगातार महिला विधायक चुनती रही, सिवाय 2017 के, जब देश में और प्रदेश में भी मोदी आंधी चल रही थी, बीजेपी की उत्तराखंड में सुनामी चल रही थी। लेकिन केदारनाथ सीट बीजेपी हार जाती है। न केवल हार जाती है, बीजेपी की कैंडिडेट शैला रानी रावत चौथे स्थान पर चली जाती हैं और मनोज रावत लगातार नारी शक्ति की जीत के सिलसिले को तोड़ करके केदारनाथ से विधानसभा पहुंचते हैं। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद, बद्रीनाथ मंगलोर के उपचुनाव के खत्म होने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। और जिस अंदाज में कांग्रेस कॉन्फिडेंस दिखा रही है और जिस अंदाज में बीजेपी केदारनाथ की सीट को अपनी साख का सवाल बनाकर आगे बढ़ रही है, ये बताता है कि लड़ाई बेहद भीषण होने वाली है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ से कौन कौन योद्धा उतर सकते हैं, ये सब की जानने की दिलचस्पी है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी में भी रण छिड़ा हुआ है दावेदारी को लेकर और कांग्रेस में भी कोहराम मचा हुआ है। और जिस अंदाज में कांग्रेस ने केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के बहाने जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और जिसमें तमाम दिग्गज उतर गए हैं, उन दिग्गजों में दावेदार भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पहले बात कांग्रेस की करेंगे कि बीजेपी की करेंगे, अगर सत्ताधारी दल बीजेपी की बात कर लेते हैं उसके बाद कांग्रेस की हम बात करेंगे, तो बीजेपी में ज्यादा बवंडर है दावेदारी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भले एनडीए की गठबंधन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। यानी बीजेपी के केदारनाथ के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इसे अपने लिए एक राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। उनको लगता है कि चुनाव जीत करके वो विधानसभा में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ये अलग बात है कि बीजेपी के देहरादून से लेकर दिल्ली के रणनीतिकारों के पसीने छूटे हुए हैं। वो जानते हैं कि जिस अंदाज में यूपी में अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गए, फिर बद्रीनाथ उपचुनाव में विधानसभा का ये उपचुनाव हार गए, और अब केदारनाथ अगर बीजेपी लूज कर जाएगी तो ये बीजेपी में बड़ा भूचाल लाने के हालात पैदा हो जाएंगे। इस लिहाज से जो बीजेपी का थिंक टैंक है, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, वो किसी भी कीमत पर मंगलोर और बद्रीनाथ वाली चूक केदारनाथ में नहीं दोहराना चाहते हैं। फिर दावेदार भले बहुत सारे हों, आप जानते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सियासत की परिपाटी अक्सर देखी गई है कि जब कोई विधायक या जनप्रतिनिधि का निधन हो जाता है तो सबसे पहले सहानुभूति का वोट बटोरने के लिए उस परिवार के ही किसी दावेदार को मौका दे दिया जाता है। ये हमने पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत के बाद जाने के बाद हमने चंद्रा पंत को चुनाव जीतते हुए टिकट बीजेपी का पाते हुए भी देखा। हमने बागेश्वर में भी चंदन रामदास के जाने के बाद उनकी पत्नी को टिकट मिलते हुए देखा। ये हमने थराली में मुन्नी
देवी शाह को टिकट मिलते हुए भी देखा था, कांग्रेस ने ममता राकेश को भी टिकट दिया। इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो क्या समझा जाए कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत जिस अंदाज में दावेदारी कर रही हैं, तो क्या उनको मौका मिल सकता है? हालांकि बीजेपी में इस तरह से खुली मीडिया को बुला करके दावेदारी करने वालों को एक तरह से नेगेटिव जोन में भी डाला जाता रहा है, लेकिन ये दाव बीजेपी के थिंक टैंक्स के बीच में है कि क्या शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट दिया जाए। लेकिन इतना भर नहीं है, क्योंकि आशा नोटियाल, आप जानते हैं कि जब हमने शुरू में कहा कि केदारनाथ की सियासत में महिला प्रतिनिधियों का, महिला नेताओं का दबदबा रहा है, और 2012 में शैला रानी रावत के आने से पहले लगातार आशा नोटियाल चुनावी लड़ाई वहां से जीतती रही हैं, तो उनका दावा बीजेपी की महिला विंग को भी रिप्रेजेंट करती हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और 2022 के चुनाव में वो चुनावी लड़ाई में पीछे हट जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2012 में शैला रानी रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतती हैं, फिर 18 मार्च 2016 की कांग्रेस की बड़ी बगावत का वो भी एक किरदार होती हैं, और 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं। लेकिन किस तरह का असंतोष इस सीट पर उभरता है, बमुश्किल 1 लाख के आसपास वोटों वाली सीट पर 56 57 58 हजार तक वोट जहां पोल होते हों, वहां जब दावेदार बहुत ज्यादा हों, तो नतीजे किस तरह से होते हैं कि 2012 में चुनाव जीतने वाली शैला रानी रावत जब बीजेपी के टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ती है और बीजेपी की सुनामी प्रदेश में चलती है, तब वो चौथे नंबर पर चली जाती है। यानी चुनाव जीतना तो दूर, हारने में भी वो कहां दूसरे तीसरे नहीं चौथे पायदान पर चली जाती है। उसकी वजह होती है कि आशा नोटियाल जो बीजेपी की 2 बार की विधायक होती हैं, वो निर्दलीय बीजेपी से बगावत करके चुनावी ताल ठोक देती हैं, और मनोज रावत इस सीट पर लगातार जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व चला आ रहा था, यानी कि आशा नोटियाल, शैला रानी रावत, उस वर्चस्व को चुनौती देते हैं, उसे ध्वस्त करते हैं, और मात्र 869 वोटों से कुलदीप सिंह रावत को, जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, उनको हरा करके विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन 2022 में जब फिर चुनाव होता है और बीजेपी अपने हाउस को ऑर्डर में लेकर के आती है, केदारनाथ में जो दावेदार थे उनको काबू करने की कोशिश करती है, आशा नोटियाल को भी समझाया बुझाया जाता, तो नतीजे फिर बीजेपी के पक्ष में, शैला रानी रावत के पक्ष में आते हैं, और वो चुनाव जीत जाती हैं 2022 का, और मनोज रावत चुनाव हार जाते हैं। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या शैला रानी रावत की बेटी पर बीजेपी दाव खेलेगी, या फिर जिस तरह से लंबे समय से दावा करती रही आशा नोटियाल, उनको इस बार मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव जीत के वहां से विधायक भी रह चुकी हैं, महिला मोर्चा को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके अध्यक्ष भी हैं। तो क्या समझा जाए कि अब उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। हालांकि उनके खिलाफ ये चीज जाती है, जो उनके विरोधी इस तर्क को रखते हैं कि वो चूंकि बगावत कर गई थी बीजेपी से, 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, तो इसका क्या उनको नुकसान हो सकता है, ये आशा नोटियाल को लेकर के। उसके बाद कुलदीप सिंह रावत जो निर्दलीय चुनाव लड़ करके बमुश्किल 869 वोटों से पीछे रह जाते हैं 2017 में मनोज रावत से, वो अपना दमखम यानी कि दिखा चुके हैं, तो क्या उनको बीजेपी मौका देगी, क्योंकि वो दमखम दिखाने वाले हैं। और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर वो आशा नोटियाल पर दाव लगाती तो क्या कुलदीप सिंह रावत मैनेज रहेंगे, वो शांत बैठे रहेंगे? जानकार इसकी संभावना कम देखते हैं, वो मानते हैं कि वो बहुत कम अंतर से 2017 का चुनाव हार गए थे, और वो अपना वोटों का वजूद रखते हैं, इसलिए बहुत इसकी संभावना है कि वो एक तरह से बीजेपी में शामिल होने के बाद फिर बगावत कर जाएं, और वो चुनावी ताल ठोक दे। बीजेपी के भीतर प्रत्याशी चयन को लेकर के जब मंत्रणा हो रही है, जब रणनीति बन रही है, तो ये पक्ष उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन के आ रहा है। क्या अजेंद्र अजय को मौका दिया जाएगा? बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष लगातार पिछले चुनाव में वहां से दावेदारी पेश करते रहे, उनको मौका नहीं मिला है। हालांकि उनके खिलाफ संकट ये है कि जिस तरह से जो सोना चोरी का बवंडर मचा हुआ है, जो आरोप उन पर चस्पा करने की कोशिश विपक्ष करता रहा है, तो क्या उनको दावेदारी देने के बाद ये बवेला और उठे? क्योंकि हम जानते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरंद भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, तो लगातार करण महाराज लगातार कांग्रेस मुद्दे को उन पर चस्पा करने की कोशिश करे, तो क्या अजेंद्र अजय के नाम पर विचार किया जाता है, तो ये मसला और बड़ा हो सकता है। ये जोखिम बीजेपी के रणनीतिकारों के जहन में रह सकता है। हालांकि वो इस वक्त बद्री केदार
मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, इस नज़रिए से देखा जाए तो। उसके अलावा भी बहुत सारे बीजेपी में, जैसा आपने कहा कि वहाँ कैंडिडेट्स की वहाँ कमी नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे वहाँ पे दावेदार हैं। और बाकी अगर दावेदारों की बात करें तो वहाँ से दिनेश उनियाल की दावेदारी भी देखी गई है पिछले चुनाव में, और चंडी प्रसाद भट्ट की दावेदारी भी वहाँ से देखी गई है। वो एक तरह से पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको राज्य मंत्री दर्जा राज्य मंत्री भी बनाया गया है। उसके अलावा अशोक खत्री भी पूर्व दर्जा मंत्री हैं। इस तरह से बीजेपी के पास दावेदारों की कमी नहीं है। यही बीजेपी की सत्ताधारी दल की चुनौती भी है कि वो बेस्ट पिक के तौर पर किस चेहरे पर दाव लगाए, क्योंकि बीजेपी का खतरा ये है कि उसके पास बहुत सारे, एक अनार 100 बीमार वाली हालत, कुछ नाम मैं अभी बता भी आपको नहीं पा रहा, यानी और भी ज्यादा दावेदार है, लेकिन मोटा मोटी 3-4 तो बेहद मजबूत दावेदार बीजेपी के भीतर है। आशा नोटियाल को आगे लगाएंगे, ठाकुर बहुल सीट है, क्या ब्राह्मण चेहरे को स्वीकारता मिलेगी, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, ये भी एक पक्ष रहेगा। कुलदीप सिंह रावत को मौका दिया जाएगा तो आशा नोटियाल का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि मोटे तौर पर अजेंद्र अजय, चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरे नेता हैं वो बीजेपी के काडर के नेता हैं। बहुत उनसे ये आशंका बीजेपी के रणनीतिकारों को रहने वाली नहीं है कि वो बगावत कर जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में इस को देखा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर, बीजेपी के घर में दावेदार बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत उसे फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि सत्ताधारी दल के लिए ये सीट बचाना बेहद जरूरी है। बद्रीनाथ में कांग्रेस की सीट कांग्रेस ने बचाई का बहाना बना लिया, मंगलौर की सीट बीएसपी की थी वो कांग्रेस ने जीत ली, बीजेपी कांटे के मुकाबले में आ गई। इस तरह के बहाने बनाकर बीजेपी बचने की कोशिश करती रही, लेकिन केदारनाथ में उसके पास ऐसा बहाना भी नहीं है। लेकिन दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के नाम का जो बवंडर उठा, उसके बाद जो केदार वैली में प्रोटेस्ट देखने को मिला है, ये सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि वो कैंडिडेट किसे बनाए, किसका सिलेक्शन करे, वो चेहरा ऐसा कौन हो जिसका न्यूनतम से न्यूनतम विरोध हो। क्योंकि ऐश्वर्या रावत ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो उनके रिएक्शंस आए हैं, वो बीजेपी के रणनीतिकारों की पेशानी पर बल डालने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ने की उत्सुक और एक तरह से नज़र आ रही थी। इसका साफ इशारा यह है कि उनके नाम को अगर कंसिडर नहीं किया जाता है तो वो क्या रणनीति अपनाएंगे, चुप होकर के बीजेपी से में ही बैठेंगी, बीजेपी उनसे कोई आगे भविष्य में कोई दर्जा राज्य मंत्री का जिम्मा देने जैसा कोई वादा करती है, किस तरह से मान मनोबल करती है, या जिस तरह ये खबरें आई कि हरीश रावत, गणेश गोदियाल जैसे कांग्रेस के नेता भी उनसे जाकर के मिले हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के समय जब वो गए हैं वहां पर तो उनसे मुलाकात हुई। तो क्या, यानी इस पर भी बीजेपी कांग्रेस के रणनीतिकारों की नजर है ऐश्वर्या रावत को लेकर के। अब अगर बात कांग्रेस की जाए, क्योंकि झगड़ा कांग्रेस में भी कम नहीं है, बीजेपी के जितना तगड़ा झगड़ा भले ना हो, दावेदार ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ मजबूत दावेदार वहां, कुछ नाम वहां उलटफेर करने की मंशा से भी आ रहे हैं। सबसे पहले मनोज रावत का दावा वहां सबसे मजबूत है, क्योंकि मनोज रावत 2017 में जब बीजेपी की आंधी उत्तराखंड में चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट जाती है, तब केदारनाथ सीट पहली बार चुनाव लड़े मनोज रावत, पत्रकार रहे हैं, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। आशा नोटियाल, शैला रानी रावत को हराते हुए, कुलदीप रावत को हराते हुए वहां से विधानसभा पहुंचते हैं। 2022 का चुनाव हालांकि वो हार गया, उनके विरोधी उन पे आरोप लगाते हैं कि वो क्षेत्र में हारने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, तो ये उनके विरोधियों का तर्क है। लेकिन माना जाता है, क्योंकि जो मनोज रावत के समर्थन के लोग हैं, या उनका साफ तौर पर कहना है कि जब मंगलौर में 2022 का चुनाव हारने के बावजूद काजी निजामुद्दीन को मौका दिया जा सकता है, ऐसा दूसरी सीटों पर भी होता रहा है, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। वो एक चुनाव जीते हैं, एक चुनाव अगर हारे हैं तो उनका दावा सबसे मजबूत है। हरीश रावत उनकी लिए लॉबिंग करेंगे, जोर लगाएंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरह वो बद्रीनाथ में लगातार कैंपेनिंग के दौरान गणेश गोदियाल के साथ रहे थे, तो पूरी संभावना है कि गणेश गोदियाल भी उनकी वकालत करेंगे। गणेश गोदियाल गढ़वाल से कांग्रेस के सांसद चुनाव के प्रतिनिधि रहे थे, इस लिहाज से इन 14 सीटों पर जो कांग्रेस में टिकट बंटवारे की रणनीति, स्ट्रेटजी रही है, उसमें गणेश गोदियाल की से है वो बहुत मायने रखेगी। उनका जो समर्थन है वो बहुत मायने रख सकता है मनोज रावत के लिए। लेकिन मनोज रावत की चिंता ये कि वहां से जो दूसरा नाम सामने उभर करके आ रहा है, वो नाम ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर के कुछ जानकार मानते हैं कि जो करण महारा है, प्रदेश अध्यक्ष है, जो अभी यात्रा लेकर के केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका समर्थन जो वहां पे जिला अध्यक्ष बनाए गए थे उन्हीं के द्वारा,
कुंवर सजवान उनको लेकर के है। ऐसा भी कुछ कांग्रेस के जानकारों ने कहा कि सजवान आर्थिक तौर पर मजबूत माने जाते हैं और इस चुनाव में संसाधनों का बड़ा बोलबाला रहने वाला है। करण मारा को इस नज़रिए से देखा जाए तो वो उनका समर्थन कर सकते हैं कि जिला अध्यक्ष है उनको उतारा जाए। तो ये दूसरे दावेदार है। हालांकि उनको कितना समर्थन हरीश रावत का मिलता है, यशपाल आर्य का मिलता है, प्रीतम सिंह का मिलता है, गणेश गोदियाल का मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो तीसरा नाम है, नाम तो और बहुत सारे, लेकिन जो तीसरा नाम है जो बड़ा उलटफेर करने के नजरिए से दिखाई दे रहा है, इस पूरी यात्रा में दिखाई दे रहा है, बद्रीनाथ के कैंपेन में दिखाई दे रहा था, मंगलौर के कैंपेन में दिखाई दे रहा था, वो नाम है हरक सिंह रावत का। हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग से 2022 में माफ कीजिए 2012 में तब चुनाव जीत गए थे जब वो लगातार डोईवाला से 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब वो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस में होते थे, यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष होते थे, प्रदेश की सत्ता में बीजेपी काबिज थी और वो लगातार डोईवाला से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में जब ये कहा गया कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, उनके विरोधियों ने एक जाल बिछा करके टिकट बंटवारे के समय हरक सिंह रावत को ट्रैप किया और उनको रुद्रप्रयाग भेज दिया गया था, जहां से वो अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मातबर सिंह कंडारी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। कद्दावर मातबर सिंह कंडारी को वो उस चुनाव में आखिरी 25 दिनों के कैंपेन में चुनाव रणनीति में हरक सिंह रावत हरा देते हैं। ये हरक सिंह रावत की सियासत की कुव्वत रही है। ये माना जाता रहा है कि हरक सिंह रावत अगर चुनावी अखाड़े में जब उतरते हैं तो सामने का जो उनका प्रतिद्वंदी होता है उनके लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होते हैं। ये अलग बात है कि 2022 के ठीक विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में मंत्री पद छोड़ करके पार्टी से उनको निकाला जाता है, वो कांग्रेस में जाते हैं और खुद चुनाव में लड़के अपनी बहू को अनुकृति गुसाई को आगे करते हैं, वो चुनाव लड़ती हैं लेसडाउन से, वहां से दिलीप सिंह रावत के हाथों शिकस्त खा बैठती हैं। तो जिस तरह से वापसी करने के लिए हरक सिंह रावत छटपटा रहे हैं वो हमने देखा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो हरिद्वार से लोकसभा का टिकट भी मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह ईडी सीबीआई का मामला उनके गले पड़ता है, जो एक रेड पड़ती है उसके बाद वो घर में जिस अंदाज में भूमिगत होते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस 99 पर आई, बीजेपी 240 पे अटकी है। तब हरक सिंह रावत को एक तरह से नई सियासी संजीवनी नजर आ रही है और उसके बाद वो मंगलौर में ताबड़तोड़ कैंपेन करते नजर आए, वो बद्रीनाथ में कैंपेन करते हुए नजर आए। अब वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रीतम सिंह कैंप है वो हरक सिंह रावत की मदद कर सकता है इस चुनाव में। वो केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका ये दावा है कि अगर उनको वहां से मौका मिलेगा तो इस उपचुनाव में वो ताकतवर बीजेपी को हरा सकते हैं। और उनके कैंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2027 में जब विधानसभा का जब चुनाव होगा तब वहां से फिर मनोज रावत चुनाव लड़ सकते हैं, तब हरक सिंह रावत किसी दूसरी सीट की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। उसके पीछे ये लॉजिक भी दिया जा रहा है कि जब प्रकाश पंत का निधन हो गया था और उनकी पत्नी चंद्रा पंत जब चुनाव लड़ती हैं पिथौरागढ़ से, जो बाई इलेक्शन लड़ती हैं, तो जो प्रत्याशी थे, विधायक भी रहे, इस वक्त भी विधायक हैं वहां से, मयूख महर, वो चुनावी लड़ाई से पीछे हट जाते हैं और कांग्रेस दूसरे चेहरे को वहां से चुनाव उतारती रहे। ऐसा जब चंपावत से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जब उपचुनाव लड़ने के लिए आगे आते तो वहां से हिमेश खरकवाल भी पीछे हट जाते हैं, जो परंपरागत तौर पर 20 साल से उस सीट पर राजनीति कर रहे थे, वो पीछे हट जाते हैं और वहां से नए चेहरे को उतारा जाता है। तो क्या समझा जाए कि ये इस लिहाज से हरक सिंह रावत को ये मान करके कि इस चुनावी लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीतना है, 2027 में वहां मनोज रावत भी आ सकती है, ये तर्क भी हरक सिंह रावत के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इतना आसान हरक सिंह रावत के लिए टिकट पाना कांग्रेस का अब नहीं है, क्योंकि सवाल राजनीति में क्रेडिबिलिटी का भी बहुत बड़ा होता है। हरीश रावत के साथ भले वो मुस्कुराते हुए इस यात्रा के दिनों में नजर आए हो, लेकिन धुर विरोधी हरीश रावत हो सकते हैं टिकट बंटवारे के समय अगर हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा की जाएगी। कुछ लोगों ने तो यहां तक किया कि हरीश रावत को खुद ही चुनाव क्यों न लड़ जाना चाहिए या फिर गणेश गोदियाल को चुनाव यहां से क्यों न लड़ जाना चाहिए। हालांकि मोटे तौर पर असल मुकाबला वहां दिखाई दे रहा है कि वहां जो तीन चेहरों की हमने बात की, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग के, और उसके बाद मनोज रावत पूर्व विधायक, और हरक सिंह रावत, क्या समझा जाए कांग्रेस के भीतर भी ये बेहद दिलचस्प हो गई टिकट बंटवारे की, टिकट पाने की लड़ाई। क्योंकि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस को इस मुहाने पर, इस जोश में पहुंचा दिया है कि वो वापसी कर सकते हैं उत्तराखंड की सत्ता में। 2014 से वो लगातार चुनाव हारती आ रही है और बद्रीनाथ मंगलौर के बहाने उसके लिए जीत का रास्ता खुला हुआ है।
इसलिए वो किसी कीमत पर इस रास्ते को बंद नहीं करना चाहेगी। तो बीजेपी भी जानती है कि अब उत्तराखंड की जो सियासी लड़ाई है, जो चुनावी लड़ाई है, वो अलग मुकाम पर जाकर के लड़नी पड़ेगी। 2014, 19, 24, 17 और 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को इन 5 चुनाव में बंपर वोट मिला है, लेकिन 2 उपचुनाव ने बीजेपी की हवा निकाल दी है। इस लिहाज से प्रत्याशी चयन को लेकर के बीजेपी भी बेहद ज़्यादा संजीदा हो गई है। वो बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रावत वर्सेस रावत की लड़ाई होती है, या फिर नौटियाल वर्सेस रावत की लड़ाई होती है, या कोई नया चेहरा, जैसे हमने सजवान की बात की, जैसे हमने अजेंद्र अजय की बात की, जैसे हमने उनियाल की बात की, जैसे हमने चंद्र प्रसाद भट्ट की बात की, यानी बहुत सारे दूसरे चेहरों की बात की। यानी केदारनाथ की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। नज़र चुनाव आयोग की तरफ है तो नज़र इधर भी है कि बीजेपी किसे अपना चेहरा बनाती है और कांग्रेस मैदान में किसे उतारती है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिहाज से कांग्रेस किस पर दाव लगा सकती है और बीजेपी किसे उतार सकती है। नमस्कार।